स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम जैसे कि हम जानते हैं कि मोशन ऑफ अ मास के से रिलेट करता है। ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम देखेंगे कि क्या जब दो बॉडीज मूव कर रही होती हैं तो क्या उनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता, उनमें कंजर्वेशन होल्ड करती है कि नहीं करती। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जर्ट नहीं करती। नो एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग क्या है उसको हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करती हूँ जिसमें मैंने दो फॉर एग्जांपल बॉल्स रख दी हैं और उन बॉल्स को ऐसे मैंने एक कंटेनर में बंद कर दिया जिसके से जो है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिससे अंदर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करी, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स एग्जिस्ट नहीं करी, और उसके अलावा जो हम कोई फोर्स लगाते हैं वो भी उसके ऊपर एग्जर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वो टोटली अपने ओन पे जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब इसी तरह हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया जिसमें मैंने क्या किया है कि मेरे पास मैंने एक दो बॉल्स ले ली है। ठीक है, अब दो बॉल्स लेने का मेरा मतलब एक बॉल जो है वो मैंने पर्पल कलर से शो कर दी है और दूसरी में जो है ये ब्लू कलर से शो करने जा रही हूँ। ठीक है, अब ये जो दो बॉल्स हैं ये इनके हम जो मैसेज हैं उनको भी डिफाइन कर लेते हैं कि जिस तरह से मेरे पास ये जो पर्पल बॉल है स्टूडेंट्स का मास m1 है और ये ब्लू बॉल का मास m2 है। ठीक है, और ये जो है मोशन में है, यानी कि इनके अंदर इनके पास वेलोसिटीज हैं v1 और v2 वेलोसिटीज हैं। ठीक, ये इस तरह से मैंने इसको जो है वो शो कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, आफ्टर सम टाइम जब ये बॉडीज जो हैं ये आपस में आके कोलाइड करती हैं, यानी कि आफ्टर कोलिजन जब ये एक दूसरे के साथ जाके टकराएंगी तो फिर इनकी क्या पोजीशंस बनेगी वो मैं आपको शो करने जा रही हूँ। कुछ इस तरह से इनकी पोजीशंस बन जाएंगी कि ये एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेंगे। अगर मैं ये कहती हूँ कि ये फोर्स इसने पर्पल बॉल ने यानी कि m1 बॉल ने m2 बॉल पे f फोर्स एग्जर्ट किया और एज अ रिएक्शन जो फोर्स एग्जर्ट हुई है वो मेरे पास जो है वो f प्राइम होगी। ठीक है, यानी कि जो m2 मैस ने m2 मैस ने m1 मैस पे एग्जर्ट किया। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलाइड जब यानी कि वो आपस में जब टकराते हैं तो उसके बाद की जो पोजीशंस हैं वो हमारे पास क्या होंगी, वो हम देखते हैं कि अगर जिस तरह से पर्पल बॉल जो है वो और फिर उसके बाद ब्लू बॉल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू कर देती हैं। ठीक, अब यहाँ जिस तरह से अब मैं इसको जिस तरह से यहाँ मैं इसकी m1 है और ये मेरे पास m2 है, लेकिन स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीज हमने नोट की कि आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी जो है वो वैसी नहीं रही जो कि बिफोर कोलिजन थी, यानी कि v1 और v2 नहीं रही, बल्कि उनकी वेलोसिटीज में कुछ चेंज आ गया जो कि मैंने v1 प्राइम से शो कर दिया है और यहाँ मैं v2 प्राइम से शो करने जा रही हूँ। अब ये जो इनकी वेलोसिटीज में बेसिकली चेंज आया है वो कैसे आया है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उनके दरमियान जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वो उसमें आप साउंड एनर्जी की फॉर्म में भी वो रिलीज हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स की फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है। तो इस तरह की डिफरेंट जो है वो लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गया, लेकिन उन्होंने जो फाइनल पोजीशन अटेन की है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रही है। अब अगर हम जो है स्टूडेंट्स इसके लिए यानी कि m1 मैथ्स के लिए मैं इक्वेशन लिखने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि m1 मैथ्स की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v1 थी और उसने f फोर्स एक्सर्ट की m2 मैथ्स पे और आफ्टर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी बन गई वो v1 प्राइम बन गई। अब उसी चीज को मैं जो है न्यूटन सेकंड लॉ के जरिए जो है लिखती हूँ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो f क्रॉस t जो है वो हमारे पास क्या आएगा, m1 v1 प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। अब ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास f क्रॉस t, यानी कि f फोर्स उसने एक्सर्ट की है t टाइम के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या हुआ है कि हम ये देख सकते हैं कि उसके जो फाइनल मोमेंटम था वो हमारे पास क्या था, m1 v1 प्राइम, और उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 v1। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हुए जो है वो हम f प्राइम क्रॉस टी यानी कि m2 मैथ्स के लिए भी लिख सकते हैं, जो कि उसने रिएक्शन फोर्स लगाई है f प्राइम टी टाइम के लिए और उसके जो इनिशियल मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम जो था वो हमारे पास m2 v2 प्राइम था और उसका इनिशियल मोमेंटम जो था वो m2 v2 था। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इसको मैं एक को इक्वेशन 1 कह दिया और एक को मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इन दोनों को जब हम एडअप कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एडअप करते हैं इनको f प्लस f प्राइम और इसमें से मैंने t जो है वो कॉमन ले लिया है। ठीक है,
टी की जो टर्म है वो हमारे पास कॉमन आ गई है, और फिर इसका जो हमारे पास अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेती हूँ, और यहाँ मैं m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एड अप करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जैसे कि आप जानते हैं, हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है कि हमारे पास जो फोर्सेज होती हैं, एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेज होती हैं, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि F जो फोर्स यानी कि एक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के मतलब माइनस नेगेटिव साइन और रिएक्शन फोर्स के बराबर आएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये अगर वैल्यू मैं इसमें पुट करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि F जो है उसकी जगह माइनस F प्राइम मैंने लिख दिया है, और F प्राइम एज इट इज आ गया है इनटू टाइम्स T इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें कि यहाँ से ये दोनों फोर्सेज जो है वो आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल अप हो रही हैं, और कैंसिल अप होके हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बच गया है, और 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है, और ये इसी चीज को अगर मैं मजीद सिंप्लीफिकेशन से लिख दूं तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अच्छा, अब ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है बेसिकली कि हमारे पास जो मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम ऑफ मैसेज m1 एंड m2 बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि बिफोर कोलिजन जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यानी कि टोटल मोमेंटम जो है वो क्या है हमारे पास, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर आ रहा है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन कैसे है कि हम मोमेंटम जो है वो m इंटू वी हम से जो है मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन m इंटू वी है, और ये मैसेज m1 के लिए है और ये मैसेज m2 के लिए है। तो बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 थी, और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज जो है वो v1 प्राइम और v2 प्राइम है। ठीक है, तो इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन जो है वो बराबर आ गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन का जो लॉ है कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो चीजें सेम रहेंगी, वो जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। कंजर्वेशन यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसका वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है हमारे पास होल्ड करता है, और इससे हम एक और स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, उसमें फर्क नहीं आता हमारे पास। और वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमने देखा है कि दो बॉल्स के लिए जो है वो हमने एक केस कंसिडर किया और उसके लिए हमने ये कंक्लूड किया है कि उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करता है। और फिर ओवरऑल जो हमारे पास सिस्टम्स होंगे जिसमें हम अगर आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे तो उनमें सब में जो है वो कंजर्वेशन का लॉ जो है वो होल्ड करेगा मोमेंटम के केस में।